नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, जहां हमने पिछले क्लास में ख़त्म किया था कि हड़प्पा सभ्यता कालीन अब जगहों के बारे में, तो दोस्तों हमने अफ़गानिस्तान के सुरतगोई और मुंडी काक की विशेषता बता के पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में बोला कि बलूचिस्तान में 8 हैं, जिसमें केवल 2 मेहरगढ़ और सुतगेंडोर के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बलूचिस्तान के पहले प्रांत, हम मैप अभी भी नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि जगह दोस्तों आपको पता रहेगा। तो ये दोस्तों समुद्र है, नीचे आप देख रहे हैं ये गुजरात है। तो दोस्तों ये खंबात की खाड़ी और ये नीचे समुद्र है, और ये लाल से घेरा हुआ इलाका पाकिस्तान का पार्ट है। लाल से घेरा हुआ पाकिस्तान का पार्ट है, ये पूरा पाकिस्तान राज्य है, ये लाल से जो घेरे हैं। और ये समुद्र है। तो दोस्तों समुद्र से सटा हुआ सुतकेंडोर और मेहरगढ़, यानी कि समुद्र से सटा हुआ था। सुतकेंडोर एक बंदरगाह है, पूछा भी जाता है। और गुजरात का लोथल जो यहाँ पे है दोस्तों, ये भी समुद्र ही है। और यहाँ लोथल है जो बंदरगाह क्षेत्र था। तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में दोस्तों। पहला पढ़ते हैं मेहरगढ़ के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। मेहरगढ़ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत, 3 प्रांत बोले, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। तो पहला हम बलूचिस्तान में 8 में केवल 2 पढ़ेंगे, मेहरगढ़। इम्पोर्टेंट पॉइंट सिर्फ पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसलिए क्योंकि हमको जो एग्जाम विशेष है, पहला सबसे प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल है। सबसे प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है दोस्तों? ये है मेहरगढ़। हम दोस्तों मैप यहाँ से ज़रूरत नहीं है इसको हम मिटा रहे हैं। तो सबसे प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल मेहरगढ़ है दोस्तों। जब हम इतिहास की शुरुआत किए थे तो बोले थे इतिहास को 3 भागों में हम पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आर्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा था ऐतिहासिक काल। दोस्तों ये पूरा का पूरा पाषाण काल यानी स्टोन एज पे था। और स्टोन एज से दोस्तों हम लोग आर्य ऐतिहासिक काल यानी सिंधव सभ्यता, यहीं पे हम पढ़ रहे थे दोस्तों। आर्य ऐतिहासिक काल में ही हम सिंधु घाटी सभ्यता शुरू किए थे। स्टोन एज से मानव विकसित सभ्यता की ओर कैसे बढ़ा, तो दोस्तों उसी की तरफ हम चल रहे थे। तो मेहरगढ़ एकमात्र ऐसा सबसे प्राचीन शहर है, मतलब एकमात्र नहीं है, सबसे प्राचीन है, जहाँ दोस्तों पाषाण काल, नव लगा दो क्योंकि सबसे नवीन पाषाण काल से लेके मानव सभ्यता, यानी जब मानव समूह में रहने लगा, घर बना के रहने लगा, वहाँ तक के साक्ष्य मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल से आर्य ऐतिहासिक काल को अगर जोड़ने का कहीं साक्ष्य मिला है तो वह जगह है दोस्तों मेहरगढ़। वह जगह दोस्तों क्या है? मेहरगढ़। यानी पाषाण काल से मानव सभ्यता की ओर जब बढ़ा, आर्य ऐतिहासिक काल की ओर बढ़ा, तो उसके साक्ष्य मिले मेहरगढ़ में। इसीलिए दोस्तों ये सबसे प्राचीन सिंधवकालीन सभ्यता या सबसे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और जगह यहाँ है। आप मेरे फिंगर को देख सकते हैं, ये मेहरगढ़ जगह पाकिस्तान के सबसे निचले छोर यानी बलूचिस्तान राज्य में है। एक क्वेश्चंस एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछता है कि कोई भी सभ्यता हो, हड़प्पा सभ्यता कपास, अगर कपास की खेती के साक्ष्य कहीं मिलते हैं किसी भी सभ्यता में,
तो सबसे प्राचीन मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। मतलब कपास की खेती या कपास के उत्पादन का श्रेय हड़प्पा सभ्यता को दिया जाता है। और वो जगह कौन सा है दोस्तों? वह जगह है मेहरगढ़। वह जगह है दोस्तों मेहरगढ़। अगला पॉइंट, अगर मेहरगढ़ में कुछ लिखना है तो कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। खेती के साक्ष्य मिले हैं। कॉटन फार्मिंग, अंग्रेजी वालों, कॉटन फार्मिंग के साक्ष्य मिले हैं। एविडेंस बोलते हैं साक्ष्य को। कॉटन फार्मिंग के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। और ये सबसे प्राचीन है। कितना दोस्तों? तो लगभग 7500 BC से 5500 BC। और अगर आज के टाइम में जोड़ा जाए तो आप 5000 में 2000 साल जोड़ दो तो लगभग 7000 साल से 9000 साल पुराने साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से दोस्तों? मेहरगढ़ से। चूँकि मानव पहले नवपाषाण काल से बढ़ा था, इसीलिए ये ग्राम्य सभ्यता थी। ग्राम या ग्रामीण बोलो। ये नगरीय सभ्यता नहीं थी, मेहरगढ़ में ग्रामीण सभ्यता थी। क्योंकि ये नवपाषाण काल से तुरंत, नवपाषाण काल यानी स्टोन एज से, न्यू स्टोन एज से ये तुरंत आया था सभ्यता की ओर। इसीलिए ये नगरीय सभ्यता तो नहीं थी, लेकिन मानव सभ्यता और सबसे प्राचीन सभ्यता थी। तो दोस्तों मेहरगढ़ के बारे में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो केवल ये। और इसके अलावा, और इसमें पूछता क्या है अगला पॉइंट, कि गेहूं और जौ के साक्ष्य, गेहूं और जौ के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस। कहाँ पे दोस्तों? जौ और गेहूं फसलें हैं और इसकी खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में दोस्तों गेहूं और जौ के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, स्टोन एज से मानव सभ्यता की ओर बढ़ने के साक्ष्य, और सबसे प्राचीन सिंधु कालीन सभ्यता अगर कोई है तो वह मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है आज के टाइम में। अगला पढ़ते हैं दोस्तों बलूचिस्तान के दूसरे प्रमुख क्षेत्र। वो था दोस्तों सुतगेंडोर। ये उतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्या? तो दोस्तों ये समुद्र के किनारे होने के कारण, एक पाकिस्तान का जगह है समुद्र से सटा हुआ। यहाँ एक तटीय क्षेत्र है जिसका नाम है मकरान तट। मकरान तट जो समुद्र से सटा होने के कारण, सुतगेंडोर एक बंदरगाह क्षेत्र था। बंदरगाह जो समुद्रीय तट पर जो स्थित व्यापारिक क्षेत्र होता है व्यापार करने के लिए, उसको दोस्तों बंदरगाह बोलते हैं। और ये हड़प्पा का पश्चिमी क्षेत्र है। ये पश्चिमी क्षेत्र है। इसके बारे में और पॉइंट है कि ये दासक नदी के किनारे है। और अगला पॉइंट है कि R.L. स्टाइन ने इसकी खोज की। बस R.L. स्टाइन ने इसकी खोज की। दासक नदी के किनारे स्थित है, बंदरगाह है और पश्चिमी क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र है। तो दोस्तों सुतगेंडोर और मेहरगढ़, मेहरगढ़ तो इम्पोर्टेंट है। सुतगेंडोर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन मेहरगढ़ क्योंकि कपास की खेती ही नहीं, खेती के प्रथम साक्ष्य और सबसे प्राचीन हड़प्पा कालीन सभ्यता मेहरगढ़ को बोला जाता है। और मेहरगढ़ नवपाषाण काल से लेके हड़प्पा सभ्यता कालीन तक के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल यानी स्टोन एज से लेके हड़प्पा कालीन वस्तुएं वहाँ मिली है। कहाँ? मेहरगढ़ में। और सुतगेंडोर केवल मकरान तट पर स्थित भारतीय ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक बंदरगाह था। अब आते हैं दोस्तों सिंध प्रांत पे। अब आते हैं पाकिस्तान के
सिंध प्रांत पे। बलूचिस्तान में दोस्तों हमने क्या पढ़ाया, ये पाकिस्तान है तो इसमें पहला पढ़ाए थे दोस्तों बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में मैंने दोस्तों 2 पॉइंट ये दो, एक मेहरगढ़ और दूसरा सुतगेंडोर पढ़ा दिया। अब दोस्तों ये बलूचिस्तान के बाद है सिंध प्रांत और सिंध के बाद दोस्तों आता है पंजाब। तो अब हम दोस्तों पढ़ेंगे किसके बारे में, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में जो प्रमुख हड़प्पा कालीन क्षेत्र हैं उसमें 2 प्रमुख हमको पढ़ना है और वो 2 प्रमुख नाम दोस्तों क्या क्या हैं। पहला नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक फिल्म भी आया है इस पे, और सर जॉन मार्शल ने एक किताब लिखा था मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन। सर जॉन मार्शल ने क्या लिखा था, एक किताब का नाम था सर जॉन मार्शल। इतना डिटेल में आप लोग को सिर्फ बता रहे हैं कहानी के रूप में, इसको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। उसने लिखा था मोहनजोदड़ो एंड इंडस यानी सिंधु घाटी नहीं, सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। और यहीं से उसने बस इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया। सिंधु घाटी तो मुगल रफ़ीक ने दिया था, सिंधु सभ्यता इसी किताब में उसने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता बताया सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन में। और इस बलूचिस्तान के बाद सिंध प्रांत में दोस्तों एक प्रमुख नाम है मोहनजोदड़ो, दूसरा प्रमुख नाम है चुहंदरो। वैसे इसमें 3-4 जगह हैं, वो है लोहमजोदड़ो, वो सब नहीं पढ़ना है, चुहंदरो। ये 2 इम्पोर्टेंट है जिसमें कि मोहनजोदड़ो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हड़प्पा कालीन पहला और दूसरा दोनों साथ ही साथ खोदने का काम हुआ था, लेकिन मोहनजोदड़ो को खोजा बाद में गया। ये है मोहनजोदड़ो। आप देख रहे हैं दोस्तों ये सिंध प्रांत है, ये बलूचिस्तान प्रांत है ये वाला, इसके नीचे बलूचिस्तान आ जाता है, इसके नीचे सिंध आ जाता है और इसके नीचे पंजाब आ जाता है दोस्तों। तो 3 प्रमुख प्रांत और 3 प्रमुख क्षेत्र में हम आपको एक एक करके तोड़ के बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो दोस्तों ये सिंध प्रांत में 2 प्रमुख नाम थे, मोहनजोदड़ो और दूसरा था चुहंदरो। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में अब हम प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे कि आखिर मोहनजोदड़ो में क्या क्या प्रमुख था। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो का नाम मोहनजोदड़ो क्यों पड़ा दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसको आपको याद भी रखना है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये मृतकों का टीला यानी कि मरे हुए लोगों का टीला। दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो टीला था जब इसको खोदा गया तो बहुत सारे कंकाल मिले, मानव कंकाल। इसीलिए इस टीले का नाम मोहनजोदड़ो रखा गया। सिंध प्रांत और सिंधी भाषा में मृतकों के टीले को मोहनजोदड़ो कहा गया। सिंध प्रांत और सिंधी भाषा में मृतकों के टीले को, और वहाँ पे इतने सारे मानव कंकाल मिले कि मोहनजोदड़ो, उस जगह का नाम मोहनजोदड़ो रख दिया गया और उसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। दोस्तों ये सिंधु कालीन सबसे बड़ी या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल है, ये याद रखना है। लेकिन दोस्तों अब हरियाणा में एक जगह है गनवारी लाल, कहा जा रहा है कि ये मोहनजोदड़ो का 2 गुना बड़ा है, लेकिन इसकी खोज अभी तक जारी है।
इसको पूरा अच्छे तरीके से नहीं खोदा गया है। इसीलिए दोस्तों अगर सबसे प्राचीन एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे प्राचीन तो मेहरगढ़ और सबसे बड़ा तो मोहनजोदड़ो, सबसे प्राचीन तो मेहरगढ़ और सबसे बड़ा तो मोहनजोदड़ो। चलिए इसके बाद दोस्तों मोहनजोदड़ो के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसको केवल आपके सामने रखते हैं। और दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत, जैसा कि हमने बताया, उसके लड़काना ज़िला और नदी दोस्तों सिंधु के किनारे बसा हुआ है। सूतकेंडोर दासक नदी के किनारे R.L. स्टाइन द्वारा खोजा गया था। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में दोस्तों बार बार बोल दिए कि मार्शल के 2 चेले दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने खोजना शुरू किया। इस राखल दास बनर्जी ने पहले खुदाई की, फिर उत्खनन किया और फिर सम्मान प्राप्त करके 1921 में ही बता दिया कि यहाँ पे सबसे प्राचीन सभ्यता है। और हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल था और दूसरा खोजा गया स्थल राखल दास बनर्जी द्वारा उत्खनन और खुदाई दोनों साथ साथ किया। किसने किया? तो राखल दास बनर्जी। अरे पूरा नाम लिख दे, राखल दास बनर्जी। मृतकों का टीला कहते थे, सिंधु नदी के किनारे स्थित था और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई और उत्खनन की। इसमें इसका साथ दिया यही सूतकेंडोर को खोजने वाले R.L. स्टाइन ने। किसने? R.L. स्टाइन ने। लेकिन दोस्तों उसको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में एग्ज़ाम हम लोगों से नहीं पूछता है। हम लोगों से नदी और खोजकर्ता पूछता है, तो नदी सिंधु और खोजकर्ता राखल दास बनर्जी। और इसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं दोस्तों, तो वो क्या क्या है? तो दोस्तों वो पहला स्थल था दोस्तों बृहत स्नानागार। जिसको कि बहुत बड़े स्तर पे सरोवर बोल सकते हैं और अंग्रेजी वालों पोंड बोलते हैं तालाब को। सरोवर यानी तालाब और अंग्रेजी वाले पोंड बोलते हैं। तो इस बृहत स्नानागार दोस्तों, ये बृहत स्नानागार जो कि विशेष अवसरों पे यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई है चारों ओर से। और यहाँ पे दोस्तों एक नाला निकाला गया है ताकि पानी, और यहाँ पे दोस्तों एक कुआं है जिसको दीवार से घेर दिया गया है। और यहाँ 3 चेंजिंग रूम है। इन सभी क्षेत्रों को मिला दिया जाए तो इसको बोलते थे बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार क्यों? क्योंकि जहाँ पे स्नान करने के लिए सभी सुविधाएं थी। क्या क्या? तो ये पहला 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर रखें तो 1 नंबर में था चेंजिंग रूम, कपड़ा बदलने वाला जगह, चेंजिंग रूम। दूसरा कुआं, वेल, कुआं को अंग्रेजी में तो जानते ही होंगे, वेल बोलते हैं। और तीसरा था सरोवर। तीसरा क्या था दोस्तों? सरोवर यानी तालाब या पोंड। तो ये सभी मिला के दोस्तों बृहत स्नानागार, यानी कि बृहत का मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़े लेवल पे एक स्नानागार था दोस्तों, जिसमें आपको आप दिख सकता है कि 1, 2, 3 नंबरिंग किए हैं। और 1 पे था चेंजिंग रूम, 2 पे कुआं और तीसरा दोस्तों था बहुत बड़ा स्नानागार। और ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना थी। अगर इस तीनों क्षेत्र को यानी 1, 2, 3 को जोड़ दे तब ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना है।
जोदड़ों की सबसे बड़ी संरचना। पॉइंट लिखते चलिएगा दोस्तों, हम मिटाते जाते हैं बार बार, तो आप लिखते चलिएगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना है स्ट्रक्चर वाइज। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना यानी स्ट्रक्चर वाइज ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा क्षेत्र एरिया था। कौन? बृहत स्नानागार, जहाँ ये लोग आते थे, विशेष अवसरों पे स्नान करते थे। जैसे आज भी हम लोग तालाबों पे जाते हैं और वहाँ पे किसी विशेष अवसर पे, जैसे कि हाल ही में मकर संक्रांति गुजरा है, तो मकर संक्रांति में तालाबों में, नदियों में लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, ताकि उनका पाप और उनके किए गए सारे पाप धुल जाए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस सरोवर में पानी कहाँ से आता था? तो दोस्तों इस सरोवर में यहाँ से गुजरती थी सिंधु नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सिंधु नदी। और इस नदी से एक नाला बना के अंदर ही अंदर इसको जोड़ दिया गया था और ये सरोवर में पानी भरता था। तो आज भी बहुत सारे तालाबों में नदियों से नहर निकाल के उसको नालों के द्वारा जोड़ के जो सिंचाई की जाती है, जो तालाबों में पानी भरा जाता है दोस्तों, ये 8,000 6,000 साल पहले भी होता था। 6,000 साल पहले ही हम लोग सीख गए थे ये सब करना। आप विश्वास करो कि 6,000 7,000 साल पहले मानव नहर बनाना, शहर बनाना और सरोवर में पानी भरना, तालाब बनाना, चेंजिंग रूम बनाना, कितनी विकसित थी भारतीय सभ्यता, आप इसको सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले क्लास में मोहनजोदड़ो से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे। और मोहनजोदड़ो के बाद दोस्तों सिंध प्रांत की दूसरी सबसे बड़ी स्थल यानी चुहंदरो के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपको अभी हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा रहे थे दोस्तों, तो ये आपको जो चित्र है दोस्तों, ये बृहत स्नानागार दिख रहा है, जिसके बीच में ये एक सरोवर होता था। इस सरोवर में दोस्तों लोग स्नान करने आते थे विशेष अवसरों पे। दोस्तों इसी सरोवर का एक और फोटो आप देख रहे हैं, जिसके किनारों पर दोस्तों हमने चेंजिंग रूम के बारे में बताया था। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक बहुत सारे कमरे देख रहे हैं जो चेंजिंग रूम के को दर्शाते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये मोहनजोदड़ो की नाली व्यवस्था दोस्त देख रहे हैं आप लोग, आप खुद स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो सड़कें की और जो नालियाँ थी वो घरों से जल निकासी के लिए चारों तरफ से एक नालियाँ बनाई, हर घर के तरफ से दोस्तों एक नालियाँ। आप इसको विस्तृत रूप से देख सकते हैं दोस्तों। चलिए हम आपको एक लाइनिंग करके दिखाते हैं। ये दोस्तों हर घर में दोस्तों, हर घर से निकलने के लिए एक नालियाँ थी जो मुख्य मार्ग पर अपने आप को जोड़ती थी। चलिए दोस्तों इसके बाद हम आपको ये एक मोहनजोदड़ो की एक विस्तृत तस्वीर दिखाते हैं। दोस्तों ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त कटे हुए पुजारी, जिस पर आपको मैंने बोला था कि ओढ़े हुए साल हैं, और जिस पर दोस्तों ये फूलों की नक्काशी है, फूलों की नक्काशी है। और दोस्तों ये पुजारी योग मुद्रा में दिख रहे हैं। तो योग मुद्रा में प्राप्त पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो दोस्तों तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये है मुख्य सड़क से आपको जो नहरें बनाई गई थी ये दोस्तों, ये और ये मुख्य सड़क से होते हुए नदियों तक पहुंचती थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मुख्य सड़क पे आप जो ये मुख्य सड़क देख रहे हैं दोस्तों, इस मुख्य सड़क के दोनों तरफ, मुख्य सड़क के दोनों तरफ दोस्तों इस तरह की जो ये मुख्य सड़क है दोस्तों, ये मुख्य सड़क जो है इसके दोनों तरफ ढकी हुई नालियाँ थी दोस्तों। ढकी हुई, जो आज के समय हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम लोग आज के समय इतना विकसित होने के बाद भी नालियाँ इतनी खुली हुई, भारत में तो खास करके ऐसी स्थिति रहती है कि जहाँ गंदगी बहुत भरे रहते हैं, लेकिन उस समय इतनी विकसित सभ्यता थी जहाँ सफाई का दोस्तों इतना ध्यान रखा जाता था कि नालियाँ तक को दोस्तों ईंट पत्थरों से ढका हुआ था। तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो की एक विस्तृत तस्वीर जो हम आपको दिखाना चाहते थे। धन्यवाद दोस्तों।
नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम फिर बात करते हैं इतिहास के अगले भाग में। दोस्तों, पिछले भाग में हमने मोहनजोदड़ो से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट जाने कि एक बृहत स्नानागार जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना थी, जिसमें क्या क्या था। तो स्नानागार जिसमें था चेंजिंग रूम प्लस कुआं वेल और प्लस तालाब, जो दोस्तों पिछले क्लास में हम फोटो बना के आपको ये दिखा चुके थे। जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना, अगर इस तीनों चीज़ को मिला दिया जाए, 1 2 3 को मिला दिया जाए तो होता था। अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो चलिए दोस्तों हम लिखते हैं उसको। ब्लू पेन निकाले या ब्लैक से लिखते हैं। तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों सबसे पहले तो नाली की सुदृढ़ व्यवस्था, नाली की सुदृढ़ व्यवस्था यानी विकसित नाली व्यवस्था। विकसित यानी नाली की सुदृढ़ व्यवस्था मतलब डेवलप्ड नाली। होता क्या था दोस्तों, मान लीजिए ये घर है, ये घर है और ये घर है। तो हर घर में दोस्तों कुआं होता था। हर घर से कुआं मिला है, हर घर से क्या मिला है दोस्तों, कुआं। तो हर घर के आंगन में या पीछे दोस्तों एक कुआं होता था। और यहाँ पे दोस्तों ये लोग क्या करते थे कि इस कुएं पे नहाए और एक नाली निकाल दिया। और इसको जोड़ दिया। और इस साइड भी दोस्तों कोई घर होगा, यहाँ भी कुआं खोदे और इस कुएं को इस तरह, जैसे आज के टाइम में सड़क के दोनों ओर घर होता था, उसी तरह दोस्तों हम आज के टाइम में ये चीज़ देखते हैं जो वो उस समय था। ये जो चित्र आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि प्रत्येक घर में एक एक कुआं, और वो कुआं से जुड़े हुए अगर वो स्नान करते थे, कुछ भी करते थे, तो नाली के माध्यम से मुख्य सड़क से उन पानियों को, जो गंदा पानी होता था, उसको निकालने की सुदृढ़ व्यवस्था, और उसको पूरा नहर से लेके सिंधु नदी तक जोड़ दिया जाता था। दोस्तों आज 2021 में आप ये सब करना शुरू किए हैं। आज देखते होंगे हमारे घर में नाली बनना शुरू होता है, सड़क के किनारे किनारे नाली बना के उसको मुख्य नदी तक या किसी ऐसे क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है जहां गंदा पानी निकाला जा सके। दोस्तों 6000-7000 साल पहले ये सभ्यता हमको ये चीज़ सिखा चुकी थी। ये ज्ञान हमको मिल चुका था कि हमें इस पानी को समुद्र, ये नदी तक कैसे पहुंचाना है और हम कैसे एक विस्तृत नहर और नाले व्यवस्था सुदृढ़ कर सकते हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो में आप इस तरह की व्यवस्था देख रहे थे। सोचिए आज से 6000-7000 साल पहले। दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यताएं कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता कांस्य युगीन थी। कांस्य, हड़प्पा कालीन सभ्यता दोस्तों कांस्य युगीन थी। यहाँ लोहा मिला ही नहीं, लोहा मिला ही नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर किसी चीज़ की अनुपस्थिति थी तो वो लोहा है। और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला या क्या मिला। तो कांसे से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, कांसे जो तांबा का मिश्र धातु होता है, कांसा जो तांबा का मिश्र धातु होता है, कांसा को ब्रॉन्ज बोलते हैं, कांसा को ब्रॉन्ज बोलते हैं इंग्लिश में, जिसमें आपने पढ़ा होगा ब्रॉन्ज मेटल। ठीक है दोस्तों।